नमस्कार। मैं डॉक्टर अमिताभ बनर्जी यूनिवर्सल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से आपको हेल्थ मैसेज ला रहे हैं। थोड़ा सा मैं अपना बैकग्राउंड देने वाला हूँ क्योंकि आज का विषय मेरा थोड़ा मैंने काफ़ी हमको इस विषय में काफ़ी इंटरेस्ट था, काफ़ी काम भी किया था। मलेरिया के ऊपर है। मलेरिया और मॉस्किटोस, मच्छर। तो मैं जैसे आर्म फोर्सेस में मैं महामारी विशेषज्ञ था, और आर्म फोर्सेस में मलेरिया की काफ़ी समस्या है। जंगलों में हमारे ट्रूप्स जाते हैं, बॉर्डर एरिया में जाते हैं, बाहर रहते हैं, आउटडोर में रहते हैं, ट्राइबल एरिया में भी डिप्लॉयड रहते हैं। तो हमको अवसर मिला था मलेरिया को, और मच्छरों से और भी बीमारियां होती है जैसे डेंगू, चिकनगुनिया, जीका। ये बहुत बड़ा समस्या है, इसमें कोई दो मत नहीं है। मॉस्किटो बॉर्न डिजीज बहुत बड़ा समस्या है। और आज का टॉपिक उसी से है। जो अभी टेक्नोलॉजी से काफ़ी कोशिश किया गया है, पहले भी किया गया है। ऐसा नहीं है कि जो मच्छरों को कंट्रोल करने का बहुत बार कोशिश किया गया है, और कई बार बिल्कुल कामयाबी बिल्कुल नज़दीक आ गया था, उसके बाद हमारे हाथ से निकल गया। मलेरिया इरेडिकेशन का नौबत आ गया था। इतना पहले नया टेक्नोलॉजी कोई जब आविष्कार होता है, उसका इतना अच्छा असर होता है, और एक जिसको कहते हैं हनीमून पीरियड, और बाद में दुष्प्रभाव बाद में पता चलते हैं। तो ऐसे मलेरिया में काफ़ी उतार चढ़ाव आए हैं। और तो आज हम बात करेंगे, जैसे हमने कहा कि नया टेक्नोलॉजी। तो अभी मच्छर को कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि ये मच्छर है, इंसेक्ट्स है, ये ये बहुत ही सर्वाइवल काफी रहता है इनका। मतलब ये हम कितना भी, इतना सारे स्पीशीज है, इतने ये है, हम बहुत कॉम्प्लेक्स है इसका जो इकोसिस्टम है, जो इसका एक प्रकार से कुदरत को समझना इतना आसान नहीं है। एक तरफ से हम चादर खींचते हैं तो दूसरे तरफ का कभी सिर खुल जाता है, कभी पैर खुल जाता है। तो ये ऐसा होता है कि दुष्प्रभाव चाल बाद में पता चलते हैं। वातावरण में कुछ दुष्प्रभाव, या आपके बायोलॉजिकल बैलेंस, संतुलन, या कोई केमिकल। जैसे मैं बता रहा था कि हम बिल्कुल नजदीक आ गए थे कि मलेरिया इरेडिक हो जाए, मच्छरों के ऊपर हावी हावी हो जाए। उसमें नोबेल प्राइज भी मिला था। जो केमिकल का आविष्कार किया था जिसने, पॉल मूलर, जर्मन थे शायद, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में के बाद 1941 में उन्होंने डीडीटी का नाम सुना होगा। अभी वाले लोगों ने नहीं सुना होगा, तो पुराने हमारे टाइम के लोगों या उसके बाद के जो पीढ़ियों ने सुना होगा डीडीटी। डीडीटी इतना अच्छा असर था उसका कि स्प्रे कर देते थे घरों में, सब घरों में, और मच्छर बैठता था, 6 महीने तक उसका असर रहता था, खत्म मच्छर। और हमारे देश में 1950 में जब चालू किया था मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम, डीडीटी से चालू किया था। और 1950 में 52 में मलेरिया कंट्रोल चालू किया था। 5 साल में 75 मिलियन केसेस होते थे इंडिया में। 75 मिलियन से 2 मिलियन हो गए ये डीडीटी स्प्रे कर करके। और पूरे वर्ल्ड में कम होने लगे जहां जहां मलेरिया थे। 1950s के मैं बात कर रहा हूँ, जब डीडीटी नया नया आविष्कार हुआ था। और 1948 में जो जिन्होंने आविष्कार किया था डीडीटी का, पॉल मूलर, उनको नोबेल प्राइज मिला मेडिसिन एंड फिजियोलॉजी में। नोबेल प्राइज मतलब इतना चलता रहा काफी सालों तक डीडीटी पर। धीरे धीरे असर कम होता गया, मच्छर रेजिस्टेंस हो गए। फिर नहीं, कंट्रोल हाथ से निकल गया बिल्कुल। मतलब आखिरी बाजी खेल रहे थे कि मात कर देंगे, हम नहीं कर पाए मात, मलेरिया को भी नहीं और मच्छरों को भी नहीं। बाद में धीरे धीरे फिर पता चला कि डीडीटी
वातावरण में इकट्ठा हो रहा है, फूड चेन में इकट्ठा हो रहा है, ब्रेस्ट मिल्क में आ रहा है तो फैट में आ रहा है, तो फूड चेन में आ रहा है तो एनवायरनमेंट में आ रहा है, उसकी काफी दुष्प्रभाव। तो यहाँ तक कि 70s 80s में कई कंट्रीज ने उसका डीडीटी को बैन कर दिया। डीडीटी बैन हो गया, तो जिसको नोबेल प्राइज मिला था। तो इसीलिए इससे हमको थोड़ा सा अनुभव है कि कोई नया चीज हम लगाते हैं, कुदरत के साथ छेड़छाड़ करते हैं, तो थोड़ा सावधानी ये करना पड़ता है। तो इसमें देखा जाए तो हानि हुआ है, और मच्छर तो निकल गया हाथ से। हानि हुआ है, कई एनवायरमेंटल पोल्यूशन हो गया, और वो नॉन डिग्रेडेबल है, वो डीडीटी रहता है फूड चेन में, इसमें उसमें फैट में मिल्क में सब में। और डीडीटी का क्या असर हो सकता है, क्या केमिकल चेंज कर सकता है, कैंसर कर सकता है, अगर बहुत मुश्किल हो जाता है इतने अगर हम ऐड करते रहे, बताना भी मुश्किल हो जाता है। पर ये बैन करना पड़ा है इनको, इनको फिर कन्विंस हो गया कि डीडी से हानि हो रहा है। अभी हम जब पढ़ाई कर रहे थे, हम इसमें अपने इसमें स्पेशलाइजेशन कर रहे थे ये सब में, मॉस्किटो कंट्रोल में, मलेरिया में, हमारा पब्लिक हेल्थ बैकग्राउंड है, एपिडेमोलॉजी पब्लिक हेल्थ। तो हम जब इसका अध्ययन कर रहे थे, जब हम डिग्री हायर क्वालिफिकेशन, तो उस टाइम से हम सुन रहे हैं कि मॉस्किटोज को हम जेनेटिकली मॉडिफाइड में 85 90 की बात कर रहा हूँ, 85 समझ लीजिए, 85। आज से कितना साल हो गया, इतना साल, 15 15 करीब 30 साल पहले, 30 40 साल पहले से हम सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं किताब में, टेक्स्ट बुक में पढ़ रहे हैं कि मॉस्किटो को स्टेराइल मॉस्किटो छोड़ दो। जो मेन प्रॉब्लम है कि आपके जो ये होते हैं, मादा होते हैं, जो फीमेल मॉस्किटो होते हैं, वो बाइट करते हैं। तो वो स्टेराइल मेल, ये तो वो ज्यादा उसके ये खत्म हो जाए मॉस्किटो स्पीसीज, फिर जीन मॉडिफाइड मॉस्किटो, ये काफी दिनों से चल रहा है, टेक्स्ट बुक्स में भी आ रहे थे, ये छोटे छोटे तौर पे एक्सपेरिमेंट कई सालों से, 20 30 साल से चल रहा है, जेनेटिकली मॉडिफाइड मॉस्किटो। हम सोचते थे कि चलो ठीक है, उस टाइम देखिए, जो हम साइंस में हमारा फोकस रहता है एज अ डॉक्टर, एज अ साइंटिस्ट, तो हम उतना ही देखते हैं कि यार ये होने से अच्छा है शायद हमको, देखो अभी इंसेक्टिसाइड है, वातावरण में भी प्रदूषित नहीं होगा। अगर कोई मॉडिफाई हो जाए, जीन मॉडिफाइड, ये और स्टेराइल हो जाए, तो शायद नीट एंड क्लीन होगा। तो हमको ये रहता है, और हमको इतना भी नहीं मालूम रहता कि इसके वाइडर इम्प्लीकेशंस क्या होंगे, क्योंकि साइंटिस्ट अपने अपने इसमें बहुत फोकस रहते हैं। यहाँ तक कि अभी कोविड के पहले की बात है, शायद 7 8 साल पहले, मैं अपने विभाग का ये था, हेड था, और 8 10 साल, 8 साल हो गए होंगे, हमने एक प्रोजेक्ट डेवलप किया था मॉस्किटो कंट्रोल पे। उसमें हमारे पूना में दूसरे जो इंस्टीट्यूशंस है, जो हाई रिसर्च इंस्टीट्यूशंस है, इंस्टीट्यूट आइसर वगैरह, इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड रिसर्च आइसर, तो वहाँ के साइंटिस्ट के साथ हम मिलके एक कंसेप्ट प्लान बनाया था कि जो डेंगू बड़ा प्रॉब्लम है, पूना में प्रॉब्लम है, सभी जगह प्रॉब्लम है, वो डेंगू के अलग मॉस्किटो को हम आइडेंटिफाई करते हैं, बहुत मुश्किल होता है पकड़ के, उसको देखना पड़ता है माइक्रोस्कोप के नीचे, डिसेक्टिंग माइट, तो आइडेंटिफाई। तो हमने सोचा चलो, अभी एआई वगैरह आ रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो फिर एनआईवी भी है हमारे यहाँ पुणे में, वहाँ पे साइंटिस्ट को पकड़ा, उनके यहाँ मॉस्किटोज वो लोग कल्चर करके रखते हैं एक्सपेरिमेंट के लिए, अलग अलग टाइप के मॉस्किटोज, उसमें रिसर्च होता है, देखते हैं क्या है। और हमारे जो ये आइसर जो था, इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च, आइसर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च, आइसर, उसमें एक हमारे साइंटिस्ट थे, उनके साथ हमने कि इसको एआई कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, कि एआई से ऑप्टिक इमेज से उसको ट्रेन कर देंगे। वो एनआईवी में मॉस्किटो पाल रखे हैं, उनको दिखाएंगे अलग अलग टाइप के, तो वो अलग अलग हम ऐसे रख देंगे कैमरास, या जो भी सीसीटीवी में जैसे हम
लोगों को देखते हैं ऐसे मॉस्किटो का छोटा माइन्यूट सीसीटीवी अलग अलग जगह, और वहाँ पे जो एडीज मॉस्किटो जिसकी डेंगू करता है उसको हम, तो ऐसे हमने उनके साथ मिलकर टेक्निकल एस्पेक्ट, हमने कई मीटिंग्स भी किए थे एनआईवी के साइंटिस्ट के साथ, आईसर के साइंटिस्ट के साथ, हमारे डिपार्टमेंट के थे, हमारे फील्ड प्रैक्टिस एरिया भी है जहाँ मैं प्रोफेसर एंड हेड था। और आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी भी गए थे, वहाँ पे उन्होंने कुछ साउंड वाला बनाया था, अलग अलग मॉस्किटो के साउंड, तो हम लोग कोशिश कर रहे थे। और आईसीएमआर को कंसेप्ट नोट भी भेजा था, एक्सेप्ट भी हो गया था कंसेप्ट नोट, और बाद में हम उसको स्केल अप नहीं कर पाए। उसके बाद ये कोविड आ गया, लॉकडाउन हो गया, फिर बीच में फिर मैं रिटायर हो गया, फिर धीरे धीरे फिर ये हो गया, वो हो नहीं पाया। पर उस टाइम बात आया था, तब मेरे को भी नहीं समझ था इतना। बात क्या आया था कि आईसर के जो साइंटिस्ट थे उन्होंने बोला कि हमको एथिकल क्लियरेंस लेना पड़ेगा, इंस्टीट्यूशनल एथिकल क्लियरेंस। तब मेरे को समझ में नहीं आया। अभी देखिए, इतना मेरे को एक्सपीरियंस था आर्म फोर्सेज में, इसमें ऑफ कोर्स हमने कोई मॉस्किटो में इंटरवेंशन ट्रायल नहीं किया था ऐसा, हमने खाली डिजीज का ऊपर ट्रायल किया था, और कोई नया टेक्निक नहीं इस्तेमाल किया था रिसर्च में, तो हमको वो वाला इस टाइप का, हालांकि ये कुछ नहीं है इसमें, इंटरवेंशन भी नहीं कर रहे थे, ये खाली आइडेंटिफिकेशन कर रहे थे। पर उन्होंने कहा कि इसके लिए भी हम, वो बायोलॉजिकल साइंसेज में थे इस उस इंस्टीट्यूट में, तो उन्हें बोला इसके लिए भी हमको एथिकल क्लियरेंस लेना पड़ता है इंस्टीट्यूट, उसको देखते कि इसमें कोई तब मेरे को समझ में नहीं आया कि इसमें क्या, हम सोचते थे कि ह्यूमन में ट्रायल में, और एनिमल ज़्यादा ज़्यादा एनिमल एथिक्स कमेटी होता है, और ये होता है ह्यूमन एथिक्स कमेटी होता है, बायो एथिक्स। हम बोले यार मॉस्किटो का क्या बायो एथिक्स है। तब अभी फिर अभी मैं देख रहा था कुछ दिनों से, काफी मैं न्यूज़ रिपोर्ट देख रहा था, कुछ पढ़ रहे थे, कुछ साइंस, आजकल तो दोनों एक्सट्रीम आ जाते हैं कि ये हो रहा वो हो रहा, गेट्स ऐसा कर रहा, गेट्स वो कर रहा, तो जीन जीन मॉडिफाइड, तो अभी काफी ये आ रहे थे कि जीन मॉडिफाइड मॉस्किटोज पे काफी कई जगह ये चल रहा है, एक्सपेरिमेंट्स चल रहा है कि जीन चेंज कर देंगे मॉस्किटो का, जीन मॉडिफाइड मॉस्किटोज। तो उसमें क्या है कि बड़े होने के पहले ही फीमेल मॉस्किटोज मर जाएंगे, या ये हो जाएंगे, रिप्लेस हो जाएंगे, वो जो डिजीज कैरिंग मॉस्किटो से ये जीन मॉडिफाइड इसमें मिला देंगे, ऐसे कुछ लगता है। लैब में बहुत इजी लगता है, एक्चुअल इसमें तब उसमें काफी जो ऐसे कई एनवायरमेंटलिस्ट इकोलॉजिस्ट उन्होंने चिंता प्रकट किया कि इसमें शायद हो सकता है कि इससे नुकसान हो सकता है लॉन्ग टर्म में। तब मेरे को समझ में आया कि हाँ, हर चीज का एक हार्म हो सकता है। बेशक हम एनिमल में एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहे, ह्यूमन नहीं, पर मॉस्किटो में भी कर रहे हैं, या कोई इसमें उसमें अगर हम कुदरत के साथ थोड़ा छेड़छाड़ तो कर रहे हैं, उसका जो वाइडर इफेक्ट होगा, हो सकता है कोई दूसरे इंसेक्ट्स आ जाए जो ज्यादा हार्मफुल हो, या कुछ जीन जैसे। तब मेरे को आया कि डीडीटी में भी ऐसे ही हुआ था कि उसको नोबेल प्राइज दे दिया, बाद में उसके हार्मफुल इफेक्ट्स पता चले। तो अभी 2 दिन 3 दिन पहले मैंने एक न्यूज आइटम पढ़ा कि कोई एक छोटा सा कंट्री है, अफ्रीका, अफ्रीका में एक छोटा कंट्री है, उसका नाम भी याद नहीं रहता मेरे को, वो नाम भी सुना भी नहीं, बर्किना फासो, बहुत ही छोटा कंट्री है अफ्रीका में, और बहुत ही वन ऑफ द पुअरेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड है। उन्होंने अभी क्या किया उस कंट्री ने, गेट्स फाउंडेशन वहाँ पे ये मॉस्किटो जीन मॉडिफाइड मॉस्किटोज का ट्रायल कर रहे थे, गेट्स फाउंडेशन। तो उन्होंने उनका बोरी बिस्तर बंद करा दिया, उन्होंने बैन कर दिया जीन मॉडिफाइड रिसर्च मॉस्क, और कई उन्होंने कंसर्न्स प्रकट किए। छोटा सा कंट्री है, पुअर कंट्री है, और ये भी बताया कि ये जब पुअर कंट्री है, पुअरेस्ट ऑफ पुअर में ये एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, क्योंकि पुअर कंट्री है ये हो जाते, तो ऐसे लेबोरेटरी ऑफ द वर्ल्ड बोला ही है गेट्स ने हमारे कंट्री को बोला, जबकि इतना पुअर नहीं है हमारा कंट्री, पर पॉपुलेशन बहुत है। और तो हालांकि ये रिसर्च कई जगह चल रहा है, जीन मॉडिफाइड रिसर्च, तो उन्होंने कई ऐसे अपने रिपोर्ट में, जो छोटा सा कंट्री है, उन्होंने उनका लैब ऐप बंद करके बोरी बिस्तर बांध के आउट कर दिया गेट्स फॉर्म। बताइए, छोटा सा कंट्री इतने बड़े। तो उन्होंने कई पॉइंट्स दिए हैं
कि इसमें इकोलॉजिकल इम्बैलेंस होगा, इसमें हार्म क्या हो सकते हैं और क्या क्या, उसके ऊपर हम सोचे कि आप थोड़े बहुत हम पॉइंट्स देखेंगे। हमने उसके पॉइंट्स लिए हैं स्क्रीनशॉट्स। तो उसमें हम देखते हैं कि ये हमको ये अब क्या है कि काफी लोग कहेंगे कि ये तो बहुत अच्छा काम कर रहे थे, और हम सही में चाहते हैं अगर मॉस्किटो कंट्रोल हो जाए तो हमारे बहुत सारे बीमारियां कंट्रोल, मलेरिया तो है ही, उसके अलावा डेंगू, चिकनगुनिया, जीका, कई ऐसे हैं। और हमारे कंट्री बहुत दूसरे मेथड्स है कंट्रोल, हाइजीन, सैनिटेशन, ये वो, वाटर मैनेजमेंट हो तो है, पर ये अगर तो पर इसमें हम यही सोचे कि इसके ऊपर थोड़ा हम सेशन में कुछ पॉइंट्स लाए कि इसके ऊपर लोग विचार कर सकते हैं। और हमारा भी थोड़ा नजरिया वाइड हुआ है कि व्हाट इज राइट देखना है, हु इज राइट नहीं देखना है, छोटा कंट्री बड़ा कंट्री ये वो। और तो देखते हैं हम थोड़ा इसके पॉइंट्स देखते हैं कि इसमें कितना दम है कितना दम नहीं है, या ये क्योंकि कई इसमें आते हैं कि ये जेनेटिकली मॉडिफाइड मॉस्किटोज फॉर डिजीज कंट्रोल कितना सेफ है। तो ये वाला न्यूज़ आइटम था, बर्किना फासो शट डाउन बिल गेट्स बैक्ड जेनेटिक मॉडिफाइड मॉस्किटो प्रोजेक्ट। तो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा था और कई फाउंडेशन थे, बिल गेट्स था, एक ऑक्सीटेक है, ये प्राइवेट एक कंपनी है जो ये जीन मॉडिफाइड मॉस्किटो बनाता है। एंड जीएम मॉस्किटो एक्सपेरिमेंट्स चल रहे थे, जीन मॉडिफाइड मॉस्किटो, बर्किनो फासो एक्सपल्शन रेजेस अलार्म्स ओवर इकोलॉजिकल रिस्क एंड बिग फार्मा प्रॉफिट्स। तो देखिएगा एक छोटा कंट्री से एक ऐसा सिग्नल आया है, एक अलार्म सिग्नल आया है कि इसमें कुछ इकोलॉजिकल रिस्क क्या क्या हो सकता है, वातावरण में क्या रिस्क हो सकता है, हमारा लाइफ फॉर्म में क्या रिस्क होता है। और जीन के साथ अभी देखिए जेनेटिक मॉडिफाइड क्रॉप्स में काफी विवाद चल रहा है, हमारे इंडिया में भी कोर्ट केसेस चल रहे हैं, अभी सुप्रीम कोर्ट ने भी शायद कुछ रूलिंग दिया है कि इसको तो जीन मॉडिफाइड प्लांट्स में चल रहा है। अभी जीन मॉडिफाइड मॉस्किटो, अभी अभी वैक्सीन की हम बात नहीं करेंगे, जीन मॉडिफाइड वैक्सीन भी जो एमआरएनए है उसको भी नोबेल प्राइज मिला है, पता नहीं कितने क्या चलेगा उसका आगे। तो ये थोड़ा ये मई 28 2026 का समाचार है। अगस्त 2025 को मिलिट्री गवर्नमेंट है, छोटा अनस्टेबल कंट्री है जो भी है, सस्पेंडेड एंड इफेक्टिवली शट डाउन, उन्हें शट डाउन कर दिया मेजर गेट्स फाउंडेशन बैक जेनेटिकली मॉडिफाइड मॉस्किटो प्रोजेक्ट। गेट्स फाउंडेशन ने सोचा भी नहीं होगा कि एक छोटे से कंट्री में ऐसा उनका अपोजिशन होगा, जैसे बड़े बड़े कंट्री में सब अलाउड है, तो उन्होंने सोचा ये मूव हैज स्पॉटलाइटेड ग्रोइंग कंसर्न्स, वो एक लाइमलाइट में आ गया। फॉरेन फंडेड बायोटेक्नोलॉजी एक्सपेरिमेंट इन अफ्रीका, मैसिव फाइनेंशियल इंटरेस्ट, हितों का टकराव रहता, पैसे का टकराव रहता, एंड लॉन्ग टर्म डेंजर्स दिस इंटरवेंशंस कुड पोज टू इकोसिस्टम एंड ह्यूमन हेल्थ। इसमें हमको फिर डीडीटी का याद आता है। अभी जीन मॉडिफाइड वो भी एक कदम और आगे है टेक्नोलॉजी में, तो हमको सोचना चाहिए व्हाट हैपेंड, क्या हुआ। प्रोजेक्ट रन बाय टारगेट मलेरिया, गेट्स फाउंडेशन इनिशिएटिव था। जीन मॉडिफाइड मॉस्किटो 2025 को बंद कर दिया ये कंट्री ने, और समाचार अभी आ रहा है, काफी चलता है ना सेंसरशिप वगैरह। मेन रीजंस क्या बताएं, बायोसेफ्टी हमको, इकोलॉजिकल रिस्क है, वातावरण, फियर्स ऑफ इरिवर्सिबल इम्पैक्ट, बायोडाइवर्सिटी एंड फूड चेन। अब देखिए कई बायोलॉजिकल जो सिस्टम है एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंस रहते हैं। अब ये हो जाएगा तो वैक्यूम हो जाएगा, उसमें कौन से सिस्टम जाएंगे, लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी एंड इन्फॉर्म कंसेंट फ्रॉम लोकल कम्युनिटीज। देखिए आप, तब मेरे को याद आया कि ये जो हम यहाँ पे प्रोजेक्ट प्लान कर रहे थे एथिकल में, बेशक आप मच्छर से कर रहे हैं पर वहाँ के लोगों का आपको कंसेंट लेना है। नेशनल सोवेरेनिटी, हमको मैं एक रिजेक्शन, फॉरेन एक्सपेरिमेंटेशन क्यों करने अफ्रीका में, ये एक था कि हमारा एक। तो ये गेट्स फाउंडेशन था, ऑक्सीटेक था, एक बायोटेक्नोलॉजी कंपनी है, जेनेटिकली मॉडिफाइड इंसेक्ट्स ये करते हैं, इसमें काम करते हैं। अभी देखो टिक का भी कहीं चला था, अदर बैकर्स थे, वेलकम ट्रस्ट था और ओपन फिलेंथ्रोपी, ये बड़े बड़े फार्मा कंपनी और फिलेंथ्रोपी वाले थे इसमें। मिलियंस ऑफ डॉलर लगाए थे। अफ्रीका और लैटिन प्रोपोनेंट्स आर्ग्यू, जो इसको प्रमोट करते इस रिसर्च को, कि ये हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ लाइफ बच जाएगा मलेरिया एंड डेंगू ट्रांसमिशन से। बात तो सही है उनका भी, पर जो क्रिटिक्स है जो इसको विरोध कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि इसमें
कैपिटलिज्म की ये आ रही है झलक। फिलैंथ्रोपी के नाम पे कैपिटलिज्म कर रहे हैं, आप कंट्रोल कर रहे हैं और प्रॉफिट देख रहे हैं। वेस्टर्न फाउंडेशन टेस्ट हाई रिस्क टेक्नोलॉजी, इसमें कहते हैं कि रिस्क बहुत है, अननोन टेक्नोलॉजी है। और ऐसे कंट्री में जाते हैं जहाँ पे पुअर कंट्री है, जिसमें कि ज़्यादा चेक्स नहीं है, बैलेंसेज एंड चेक्स नहीं है, तो ये। और और भी ये जो रिसर्च है, दूसरे कंट्री ब्राजील में भी चल रहे हैं, जी बाउटी में भी चल रहा है, यूनाइटेड स्टेट्स में चल रहे थे, एनवायरमेंटल अप्रूव चल रहे थे। और वो 2024 को शायद खत्म हो गया। पायलट प्रोजेक्ट किए थे वहाँ पे, छोटा सा पायलट किए थे, बड़े तौर पे ये अफ्रीकन कंट्रीज में कर रहे थे। यूएसए में, कैलिफोर्निया में और फ्लोरिडा में पायलट प्रोजेक्ट किए थे। तो ये दो टाइप के जीन मॉडिफाइड टेक्निक है। सेल्फ लिमिटिंग मॉस्किटोज, जो पहले ही मर जाते हैं बड़े होने के पहले ही मच्छर। और दूसरा है जीन ड्राइव मॉस्किटोज डिजाइन टू स्प्रेड मॉडिफिकेशन थ्रू एंटायर वाइल्ड पॉपुलेशन, मोर कंट्रोवर्शियल ड्यू टू ये। तो आप इनको मिक्स कर दो जीन मॉडिफाइड, और वो मॉडिफिकेशन स्प्रेड करेंगे जीन से, जीन प्रोग्राम से, तो बाकी मच्छर भी ये हो जाएंगे, स्टेराइल हो जाएंगे या बड़े नहीं होंगे या खत्म हो जाएंगे। तो तो उसके लिए कुछ कंसर्न्स थे इसमें। एक तो प्रॉफिट वाला है, 41 बिलियन का ये है, उतना प्रोजेक्शन था कि इतना बड़ा मार्केट होगा। मॉस्किटो बॉर्न डिजीज सब जगह है। सेल्फ लिमिटिंग ये डजेंट परसिस्ट। अच्छा, इसको फिर बार बार मच्छर खरीदना पड़ता है, क्योंकि ये ज़्यादा दिन ये खुद भी नहीं जीतेंगे। तो इसका हमेशा रेगुलर इनकम बना रहेगा इस बायोटेक कंपनीज का, तो कंपनी का वैल्यूएशन बढ़ता रहेगा। तो ये एक उन्होंने ये बताया कि इनके हितों का टकराव में। और ये फिकर है साइंटिफिक, ये है कि ये मॉस्किटोज क्या है, फूड सोर्स है बर्ड्स के लिए, बैट्स के लिए, फिश के लिए, अदर एनिमल्स के लिए। रिमूविंग और इसको कम करने से क्या होगा, ये बाकी स्पीशीज भी धीरे धीरे उनके ऊपर भी असर पड़ेगा। कुछ बर्ड्स खत्म हो जाएंगे, कुछ ये खत्म हो जाएंगे, ऐसे वो हो चुके हैं पहले। बर्ड्स का हो चुका है, कुछ बर्ड्स के डिपेंड करते हैं, मॉस्किटो उनका मील है। और दूसरा है नीचे रिप्लेसमेंट। अगर इसको वैक्यूम एक कर दो, जैसे कहते हैं ना, नेचर वैक्यूम नहीं पसंद करता है, दूसरा वायरस कैरिंग दूसरे इंसेक्ट से आ जाए जो कि और खतरनाक वायरस या बीमारी का ये लाए, तो हमको मालूम नहीं है ना आगे क्या होगा। फिर जेनेटिक में हम कुछ प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, म्यूटेशंस हो सकते हैं, रेजिस्टेंस हो सकते हैं, पोटेंशियल हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर, ये जीन दूसरे ऑर्गेनिज्म में जा सकते हैं, फूड चेन में आ जाए, जैसे डीडीटी का हुआ। डीडीटी में ये सब कुछ हो चुका है, हालांकि वो जीन नहीं है, जीन तो एक कदम और आगे है। डीडीटी में भी रेजिस्टेंस डेवलप हो गया, म्यूटेशन तो नहीं हो सकता, पर वो दूसरे टिश्यू में चले गए, हो सकता है उसमें कुछ म्यूटेशन करे। फिर इरिवर्सिबिलिटी, मतलब ये एक बार आपने निकाल गया तीर तो वो वापस नहीं आ सकता, रिकॉल नहीं कर सकते उसको। जैसे कोई ड्रग का साइड इफेक्ट है, रिकॉल कर लो, पर जीन आपने छोड़ दिया, वो चारों तरफ। Emerging new of new pathogens. दूसरा, some scientists worry altering vector population could pressure viruses and parasites to evolve new more dangerous strain भी आ सकते हैं। and ये कहते हैं क्रिटिक्स की फुल लॉन्ग टर्म रिस्क का इम्पॉसिबल टू मॉडल एक्यूरेटली, हम नहीं बता सकते, क्योंकि कुदरत बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, जिसमें कि हम परफेक्ट प्रिडिक्शन नहीं कर सकते। और आजकल के जो करते हैं ना, ये सब मॉडल से सब कुछ प्रिडिक्ट कर रहे हैं, मैथमेटिकल मॉडल्स, वो कहते हैं इतना कॉम्प्लेक्सिटीज है, इतने अननोन्स है कि ये हम नहीं कर सकते हैं। तो अब ऐसा है कि अगर अभी हम ऐसे मोड में खड़े हैं कि जीएम टेक्नोलॉजी आर या पार, या तो सक्सेसफुल हो गया तो पूरा बहुत सा बेनिफिट हो सकता है, मिलियंस ऑफ लाइफ बच सकता है। पर आपको पता नहीं कि अनजाना क्या क्या दूसरे नुकसान, दुष्प्रभाव हो सकते हैं। अभी तक हम उसको हैंडल करने के लिए हमको हम तैयार नहीं है। हम इसको बिगड़ जाने, बिगड़ आगे का रास्ता जाने, हम ऐसे कदम ले रहे हैं जो हम, फिर इसीलिए कई बोल रहे हैं कि इसको धीरे धीरे आगे बढ़ना चाहिए, इतने लार्ज स्केल में रोल आउट नहीं करना चाहिए। और ये डीडीटी का थोड़ा हम सोचे कि ऐतिहासिक हमको मालूम होना चाहिए। ये थे पॉल मुलर, ये एक स्विस केमिस्ट थे, उनको 1948 में नोबेल प्राइज फिजियो मेडिसिन में मिला था। 1939 में इंसेक्टिसाइड डीडीटी के क्वालिटीज उन्होंने आविष्कार किया था।
और तब लगा था कि अभी मलेरिया खत्म ही हो जाएगा, हम मच्छर को खत्म कर देंगे, पर वो नहीं हो पाया और अल्टीमेटली डीडीटी को बैन करना पड़ा। एनवायरमेंटल एनिमल फैट में मिले, ह्यूमन फैट में मिले, वाइल्ड लाइफ को हार्म कर दिया। थिनिंग बर्ड और एज वाज क्लासिफाइड एज अ प्रोबेबल ह्यूमन कैंसर। ह्यूमन कैंसर के ऊपर भी चिंता था कि शायद ये अफेक्ट करे हमारे डीएनए को। और ये सब डीडीटी के दुष्प्रभाव थे। एनवायरमेंटल में डिकेड्स तक रहते हैं और मैग्नीफाई होते हैं, मूव्स अप द फूड चेन खाने में, चिड़ियों में, सब में, वाइल्ड लाइफ में भी हार्म हुआ। कैल्शियम मेटा बर्ड्स लीडिंग टू पॉपुलेशन डिक्लाइन थ्रू एक्सेलिंग। हेल्थ का रिस्क भी पता चला कि इसमें प्रोबेबल ह्यूमन कैंसर कॉजिंग एंड अ नॉन एंडोक्राइन डिसऑर्डर। तो ये हमने सोचा कि ये इतिहास में भी जाना चाहिए। अभी भी अनसर्टेनिटी, शायद डीडीटी से भी ज़्यादा अनसर्टेनिटी जीन मॉडिफिकेशन ऑफ मॉस्किटोज है। एग्रीकल्चर में तो कर ही रहे हैं गेट्स जीन, और ये अभी इंसेक्ट्स में कर रहे हैं। तो नियत अच्छा होगा, पर हम ये ऐसे जा नहीं सकते अंधेरे में। और कई साइंटिस्ट अपना ही फोकस देखते, हमने खुद, हमको भी नहीं मालूम था, हम बाद में अभी हमको पता चल रहा है कई चीज़ें। आपको कुछ योगदान करना आप कर सकते हैं। ये यूनिवर्सल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इंडिपेंडेंट ये है, आपको हेल्थ मैसेज लाते हैं जनहित में, समाज के हित में। और हम हितों के टकराव से दूर रहते हैं, हम इसलिए किसी प्राइवेट कंपनी, ड्रग कंपनी, इंसेक्टिसाइड जीन कंपनी, किसी का हम स्पॉन्सरशिप नहीं लेते हैं। तो आज हमको इतना ही कहना था। आपके कुछ पॉइंट्स है तो आप कह सकते हैं। ये सब टॉपिक में डिस्कशन होना चाहिए, ओपन डिस्कशन होना चाहिए। और दोनों एक्सट्रीम गलत है कि भाई सभी गलत है, सभी है। अगर कुछ है, सेफ है, उसको एस्टेब्लिश करना चाहिए, धीरे धीरे कदम बढ़ाना चाहिए। पर कई साइंटिस्ट आ जाते हैं, जोश में आ जाते हैं, और उनका भी कैरियर में चाहिए होता ग्रांट, और कई बार सही नियत से आगे करते हैं, सोचते सही में लगता है कि अभी आ गए आगे, पर हर दिन कुदरत हमको एक सरप्राइज दे देता है हमको। तो लिटिल नॉलेज इज डेंजरस कहते हैं, कम विद्या से हम शायद ज़्यादा नुकसान करें। तो हमको इसके ऊपर अच्छे से दोनों तरफ से रिसर्च करना चाहिए, और दुष्प्रभाव को भी रखना चाहिए। और यही आज हमको कहना था। इतने इजी आंसर्स नहीं रहते इस चीज़ के, पर एटलीस्ट इसमें डिबेट और बातचीत होना चाहिए। धन्यवाद।